Fine. So we are right now discussing about the pollination. Last point of view, what we have understood is a type of pollination, and MRB autogamy was the first kind of pollination we have gone through. Right. We have gone through with general meaning of the autogamy, that is self-pollination, which is eventually a rare event because it requires a specific conditions, right? So those conditions naturally is found, but rarely. So that's why it is found in very rare species of the plants. Okay. Cleistogamy was the type of the example which is given here in your textbook. I hope you remember what is cleistogamy. Hai thumbs up. Right? All right, fine. Cleistogamous flowers which are, remaining close, not they are exposing, and that's the cleistogamy. Chesmogamy is a normal flower, and cleistogamous flowers are the flowers which do not open. Very important terminology. What I described a lot was inbreeding depression in the last paragraph which is given here, and into the last lecture at the last moments of that lecture, right? So that was the end point we have finished. Inbreeding depression. Kone yaad hai? Who remembered the word inbreeding depression? किनको याद है ये word? Inbreeding depression. Valsad Center. Sorry बेटा. वॉइस इज गेटिंग ब्रोकन डाउन. वो कट कट के वॉइस आ रही है आपकी. इंटरनल सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जो फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है. ओके. एंड जिसमें रेसेसिव ट्रेट शो होने लगता है. ओके. राइट. ओके. सो उसमें रेसेसिव ट्रेट्स जो है, it is continuously showing and it is gradually increasing, right? Usually when cross breeding happens, जब क्रॉस ब्रीडिंग होती है तो ये जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं वो स्प्रेड होकर निकल जाते हैं पॉपुलेशन में से, राइट? बट क्रॉस पॉलिनेशन जब नहीं होगा, क्रॉस ब्रीडिंग जब नहीं होगी, तब ये रिसेसिव ट्रेट पॉपुलेशन में से बाहर नहीं निकल सकते और पॉपुलेशन में ही एक्सप्रेस होने लगते हैं. एक ऐसा ट्रेट आया, दूसरा ऐसा ट्रेट आया, तीसरा ऐसा ट्रेट आया, तो कंटिन्यूअसली दोज नंबर्स वुड बी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. समझना है केयरफुली. काफी सारे ऐसे ट्रेट्स हो जाते हैं जो रिसेसिव होते हैं और एक्सप्रेस होते हैं पॉपुलेशन में. क्यों? कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से या तो ऑटोगेमी से. सो सेल्फ ब्रीडिंग, उसमें इतने सारे रिसेसिव ट्रेट जब इकट्ठे हो जाए, एक समय ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन में से काफी इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे विच कैन नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस. उसकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, नॉन फर्टाइल, इनफर्टिलिटी हो जाएगी. तो उस पॉइंट को, उस लिमिटेशन को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहेंगे हम. याद रखना है आपको. इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? सिर्फ रिसेसिव ट्रेट शो होना नहीं है, इतने सारे रिसेसिव ट्रेट अक्यूमुलेट हो जाए ताकि उस पॉपुलेशन के काफी सारे इंडिविजुअल्स इनफर्टाइल हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. उतना ज्यादा जब डेवलपमेंट हो जाएगा ना, तब उसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं. Okay, fine. So that was
the last part we have discussed. Now we are into the second option, that is गैटेनोगैमी. राइट, प्लांट एक है, दो अलग अलग फ्लावर है, सेम टू सेम प्लांट के है, उसके बीच में जब पोलिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड गैटेनोगैमी. यहां पे आपको दिखाया गया है, प्लांट एक ही है, फ्लावर दो है, एक में से पोलन ग्रेन निकलकर दूसरे की स्टिग्मा के ऊपर फॉल हो रहा है. राइट, सो दैट इज कॉल्ड गैटेनोगैमी. सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम दी अनदर, एक फ्लावर में से दूसरे फ्लावर. इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम दी एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. एक ही प्लांट है, सेम प्लांट, फ्लावर दूसरा है. सो दैट्स द गैटेनोगैमी. ओके, इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन. अगर काम करने के तरीके से देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि एक फ्लावर में से जा रहा है, दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है. तो पॉलिनेशन तो हो रहा है, वहां पे पॉलिनेशन होगा ही नहीं. ऑटोगेमी में देयर इज नो पॉलिनेशन. आई टोल्ड यू, पॉलिनेशन होता ही नहीं, बट यहां पे पॉलिनेशन तो होता है. राइट, तो पॉलिनेशन अगर होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है. सेल्फ पॉलिनेशन एक्चुअल में पॉलिनेशन है ही नहीं. तो अगर क्रॉसिंग होता है, क्रॉस पॉलिनेशन फंक्शनली देखा जाए तो एक फ्लावर में से, बट प्रॉब्लम यह है कि फ्लावर एक ही प्लांट का है, तो दोनों फ्लावर के जेनेटिक कॉम्बिनेशन तो एक जैसे ही होंगे, दे आर नॉट डिफरेंट. राइट, अगर मैं मेरे कोई भी, से फॉर एग्जांपल ये पाम है, पाम में से एक सेल ले लेता हूं, राइट, और एक सेल में मेरे पैर में से, लेग में से निकाल रहा हूं, और एक सेल में मेरे हार्ट में से निकाल रहा हूं. तीनों सेल के अगर जेनेटिक कॉम्बिनेशन को देखूं तो वो तो सेम ही होंगे, है ना. फिर भी वो काम अलग अलग करते हैं. हार्ट है, उसका काम अलग है, हाथ है, उसका काम अलग है. राइट, तो थिंग इज दैट ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन. राइट, अगर कोई सेल, से फॉर एग्जाम्पल जाइगोट से हम जर्नी चालू करें, तो जाइगोट सिंगल सेल है, काफी सारी टाइम वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा. सो ये एक बड़ा सा बॉल हो जाएगा सेल्स का. वहां पे सेल्स रीअरेंज होंगे. राइट, रीअरेंज होंगे. चैप्टर नंबर सेकंड किस किस के सेंटर में पूरा हो गया है? चैप्टर नंबर 2 कौन से सेंटर में खत्म हो चुका है? ओके, पोरबंदर एक सेंटर है जहां पे खत्म हो चुका है. ओके, अहमदाबाद में भी खत्म हो चुका है. राइट, ओके, तो वहां पे अगर आप चैप्टर नंबर 2 के एंड में देखेंगे तो ह्यूमन क्या जो रिप्रोडक्शन है उसके एंड में पूरा ये जो ह्यूमन का 9 महीने का पूरा जो जर्नी है इनसाइड द मदर्स वूम्ब, तो वो पूरा वहां पर एकदम शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है. तो वहां पे जाइगोट से लेके 9 महीने तक का आपका जो सफर है इनसाइड मदर वूम्ब, वो शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन में समझाया है वहां पर. तो वहां पर आपको समझाया है कि अलग अलग स्टेज होते हैं. एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं हम. क्या बोलेंगे हम उसको? एम्ब्रियोनिक स्टेज. और वो जो डेवलपमेंट है उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो ब्लास्टूला है, गेस्ट्रूला है, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट होते हैं जहां पर अल्टीमेटली वो जो बंच ऑफ सेल बना था उसमें से पहले 3 लेयर बनेंगे. वो तो सबको पता है, चैप्टर नंबर 4 में आ चुका है, स्टैंडर्ड 11, जिसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर, है ना. एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ऐसे 3 लेयर में ग्रुप ऑफ सेल जो बनेंगे वो अरेंज होंगे. तो जो सेल बाहर की तरफ गया वो कैसा बन जाएगा? एक्टोडर्मल सेल बनेगा. जो बीच में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेसोडर्मल सेल. जो अंदर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोडर्मल सेल. बाहर जो सेल है वो कौन से ऑर्गन को बनाएगा? एक्सटर्नल ऑर्गन को बनाएगा. अंदर का जो लेयर है एंडोडर्मिस,
राइट। एंडोडर्मल जो लेयर है वो क्या बनेगा, तो आपका गट है, राइट, आपके इंटरनल ऑर्गन है वो उसमें से बनेंगे। और मिडिल का जो लेयर है मेसोडर्मिस, उसमें से क्या बनेगा, उसमें से बनेगी आपकी मसल्स, आपके नर्व्स, आपका ब्लड, ये सब उसमें से बनेगा। जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज है सारे मेसोडर्मल है, राइट। कनेक्टिव टिश्यूज जितने भी है, बोन्स है, ब्लड है, सभी कनेक्टिव टिश्यूज प्लस मसल्स मेसोडर्मल ओरिजिन है। तो कहां पे, सही फॉर एग्जांपल एक ही सेल था जाइगोट, उसमें से डिवाइड होने के बाद वो कहां पर अरेंज हुए उस हिसाब से सेल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन बेसिकली तो वो सेम ही होगा। तो यहां पे भी ऐसा ही है, देखो ये अगर कोई सेल यहां पे गया तो ये पार्ट बना, कोई सेल अगर यहां पे गया तो ये पार्ट बना, कोई सेल यहां पे गया तो, लेकिन उनका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो सेम ही होगा। तो उसमें अगर जेनेटिकली देखा जाए, देखिए जेनेटिकली दे आर सिमिलर टू ऑटोगेमी। अगर फंक्शन वाइज देखा जाए तो वो क्रॉस पोलिनेशन है, लेकिन अगर जेनेटिकली देखा जाए तो ऑटोगेमी ही है। कौन सा, गेटेनोगेमी। गेटेनोगेमी जो है वो सेम टू सेम के प्लांट से ही एक ही फ्लावर दूसरे फ्लावर में जब पोलन ग्रेन रिलीज करता है तो एक ही प्लांट होने के कारण उसका जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन है वो सिमिलर रहता है, तो ऑटोगेमी जैसा ही है। तो यहां पे क्रॉस पोलिनेशन के भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंड सेल्फ पोलिनेशन के भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्रॉस पोलिनेशन फंक्शनली है एंड जेनेटिकली वो है सेम, राइट, जेनेटिकली वो है ऑटोगेमी। सो सिंस द पोलिनेटिंग जो ये मैकेनिज्म है, राइट, उसको हम क्रॉस पोलिनेशन ही बोलेंगे। ओके, पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, उसको हम बोलेंगे जेनेटिकली, एंड फंक्शनली हम बोलेंगे उसको क्रॉस पोलिनेशन। इसमें किसी को कोई डाउट, गेटेनोगेमी में किसी को कोई डाउट है, राइट। थर्ड इज जीनोगेमी, दो प्लांट अलग अलग। यहां पे देखिए आप, दो प्लांट अलग अलग है, एक प्लांट के फ्लावर में से पोलन ग्रेन रिलीज होके दूसरे प्लांट के कोई भी फ्लावर में जाए और वहां पे अगर पोलिनेशन होता है तब उसको हम बोलेंगे जीनोगेमी। क्या हम बोलेंगे, जीनोगेमी। सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अनदर, एक जो एंथर है, एंथर ये अनदर प्लांट का है, स्टिग्मा है वो भी अनदर प्लांट का है। सो इट इज the transfer of pollen grain from anther to the stigma of the different plant. It brought genetically different pollen grains to the stigma. Stigma के पास जो pollen grain आ रही है वो तो दूसरे कोई प्लांट में से आ रही है, तो वो तो जेनेटिकली डिफरेंट ही होगी कंपल्सरीली। तो तीन में से एक ही ऐसा ऑप्शन है आपके पास जीनोगेमी, जहां पे जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन रिसीव होती है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो वो है एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। पोलन ग्रेन्स जब हम रिसीव करते हैं, राइट, हम मतलब प्लांट्स, तो जब भी प्लांट पोलिनेशन की जब बात करेंगे तो रिसीव होने की बात है। अगर कोई फ्लावर है, फ्लावर का स्टिग्मा है, उसके ऊपर अगर बाहर से पोलन ग्रेन आती है तो ही उसको पोलिनेशन बोलेंगे। सेल्फ पोलिनेशन ऑटोगेमी, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन में रियल पोलिनेशन होता ही नहीं है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। तो या तो वो गेटेनोगेमी होगा या तो वो जीनोगेमी होगा, उनमें कोई और एजेंट ऐसा होगा कि जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करेगा, राइट। सो ऐसे पोलिनेटिंग एजेंट जो पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे उसको हम बोलेंगे पोलिनेटिंग एजेंट। तो ऐसे दो टाइप के एजेंट्स यहां पे आपको दिए गए हैं, राइट, एट द बैक साइड ऑफ मी। यहां पे दो ग्रुप्स है, ऊपर वाला ग्रुप है दैट इज एबायोटिक एजेंट,
नीचे वाला जो ग्रुप है दैट इज बायोटिक एजेंट। नाम के ऊपर से उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आप जज कर सकते हो। एबायोटिक का मतलब है जो नॉन लिविंग है, बायोटिक का मतलब है जो लिविंग है, राइट। एबायोटिक में दो है, विंड एंड वाटर। बायोटिक में काफी सारे हो सकते, दे माइट बी इंसेक्ट, दे माइट बी बर्ड, दे माइट बी बैट्स, दे माइट बी प्राइमेट्स, एबोरिजिनल जो बोलते हैं ना रोडेंट्स, जो कातरने वाले मीन्स खिसकोली होती है, लाइक दैट, एंड रेप्टाइल्स समटाइम्स, है ना। ओके, सो एबायोटिक एजेंट में विंड एंड वाटर है, एंड बायोटिक एजेंट काफी सारे हैं जिसमें से मेजर है इंसेक्ट्स। सेकंड नंबर पे आएंगे बर्ड्स, रेस्ट एनिमल्स विल बी लेस पॉलिनेटिंग एजेंट, राइट। ओके, इसमें तो किसी को समझने वाली बात तो कोई थी नहीं, समझने वाला पार्ट अब आएगा धीरे धीरे, है ना। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर में विंड की, राइट। तो एबायोटिक एजेंट नंबर 1 इज द विंड। तो ऐसे काफी सारे प्लांट्स होंगे जिसमें थ्रू एयर करंट पोलन ग्रेन इज गेटिंग रिलीज्ड। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर थ्रू एयर होगा, राइट। ओके, तो खास याद रखना है मेजर ऐसा कौन सा ग्रुप होगा जिसमें एयर से पॉलिनेशन होगा। तो हमें याद रख लेना है आज से, ऐसे प्लांट, पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसे प्लांट जहां पे मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग है, मींस यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट में है यूजुअली, राइट। तो ऐसे प्लांट में यूजुअली ऐसा देखने को मिलेगा आपको, फाइन। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन है। तो एट द बैक अगर आप इस डायग्राम को, फोटोग्राफ को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सा प्लांट है। सब पहचानते हो, है ना, अमेरिकन मकाई 40-50, है ना, स्वीट कॉर्न। सो ये कॉर्न प्लांट है, एंड उसमें हम याद रखेंगे विंड का पॉलिनेशन। ये जोड़ी हम याद रख लेंगे। विंड से पॉलिनेशन के लिए अगर हमको याद रखना है तो क्या होगा, कॉर्न, CORN, कॉर्न, है ना। ओके, सो पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनीमोफिली। इसका नाम है एनीमोफिली। प्लीज डू नॉट गेट डाइवर्टेड के एनीमोफिली का मतलब है एनिमल से होना। पॉलिनेशन बाय एनिमल इज जूफिली, ZOO, जूफिली। पॉलिनेशन बाय एनिमल इज जूफिली, नॉट एनीमोफिली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सब पॉइंट मैं जो बोलता हूं ना कभी कभी कि याद रखना है, वो आपको पेन से लिखना पड़ेगा। आपकी बुक के अंदर आप जहां पे हो वहां पे लिख डालो ताकि दिमाग चले जब बाय मिस्टेक अगर पढ़ने बैठो तो, है ना। ओके, सो एनिमोफिली इज pollination by wind, not by animals. Okay, they are more common abiotic agent. अब abiotic agent दो ही है, एक एयर और एक वाटर। तो वाटर और एयर में से ज्यादा कौन यूज होता है, एयर, नॉट वाटर। वाटर तो बहुत कम स्पीसीज ऐसी है जो पॉलिनेशन वाटर से करेगी, यानी कि वाटर विल बी यूज्ड एज abiotic agent in very less species of the plant, है ना। बाकी majority of them are using wind if they are using abiotic factor. Wind pollinated flower often have सिंगल ओव्यूल। देखो मैंने ये आपको बोला था, उसमें सिंगल ओव्यूल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है आपके लिए याद रखने के लिए। ईच ओवेरी में एक ही सिंगल ओव्यूल होता है। दूसरा,
न्यूमरस फ्लावर्स होते हैं, न्यूमरस फ्लावर्स, उसका इनफ्लोरेसेंस ऐसा होता है। इनफ्लोरेसेंस का मतलब किसको याद है? एनरेज करिए। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? पोरबंदर, सॉरी, नो, वलसाड सेंटर। सर पोरबंदर से बोलो। वो जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है, वो जो एक्सिस उनको इन्फ्लोरेसेंस साइनस और रेसेस। ओके, ऑलराइट। सो अगर फ्लोरल एक्सिस डेवलप होती है, बनती है, डिफरेंशिएट होती है, जब भी होती नहीं है, फ्लोरल एक्सिस डेवलप होती है, डिफरेंशिएट होती है, तो उस एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट होती है उसको इनफ्लोरेशंस बोलते हैं। चैप्टर नंबर 5, राइट? सो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन देयर एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस के अंदर न्यूमरस फ्लावर्स अरेंज होते हैं। न्यूमरस मतलब काफी सारे, ढगला। सो एक्सिस एक होती है और उसके ऊपर फ्लावर्स काफी सारे होते हैं। हर एक में एक ही ओव्यूल होता है, राइट? एक ओवरी एक ओव्यूल, एक ओवरी एक ओव्यूल। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए, की पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, सबसे पहला जो आपको यहां पर दिया गया है, कॉर्न कॉब, मकाई का भुट्टा, है ना, कॉर्न कॉब। द टेसल्स, टेसल्स का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? टेजल्स, इंग्लिश वर्ड है टेजल्स। मकाई किसी ने देखी है? मकाई का भुट्टा देखा है ना? ओके, यस, वलसाड सेंटर। सर वो मकई के ऊपर जो स्किन कलर की हेयर स्ट्रक्चर्स होता है। यस, उसमें से जो हेयर का गुच्छा निकलता है ना, उसको हम टेजल्स बोलेंगे। याद रखना है, लिख लेना है आपको, अंडरलाइन करके उसका मीनिंग साइड में लिखो, अगर वहां पे आपकी बुक में आपको मिलता है तो। टेजल्स का मतलब यह होता है कि मकाई के ऊपर बाहर जो निकलने वाले लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आते हैं ना, उसको हम टेजल्स बोलते हैं। वो टेजल्स एक्चुअली क्या होती है पता है ना? देखिए, द टेजल्स आर द स्टिग्मा एंड स्टाइल, जो पूरा इलोंगेट हुआ है स्टाइल, उसके ऊपर होता है स्टिग्मा, राइट? वो टेजल्स होते हैं। एक्चुअली आप देखो ना, पूरा ऐसे बाल जैसे जो बाहर निकलते हैं ना, ऑन द टॉप दे आर टर्निंग आइदर डार्क ब्राउन और रेडिश हो जाते हैं। अगर आपने देखा हो तो काफी सारे स्पीसीज में ब्लैक भी हो जाते हैं, ब्लैक होता है ऊपर का पॉइंट, कलर्ड होता है, डार्क कलर्ड इन शॉर्ट। तो वो एक्चुअली स्टिग्मा है। जो वो डोरी जैसा लंबा होता है वो उसका स्टाइल है। सो द टेजल्स आर द स्टिग्मा इन स्टाइल विच वेव्स इनटू द विंड टू ट्रैप द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन रिलीज होती है। अब हमें जो समझने वाली बात है वो ये है, ये उसका प्लांट है, सभी यहां पर देखेंगे, ये उसका प्लांट है पूरा, ये, राइट? अब ऑन द टॉप यहां पर ये डायग्राम है आपकी बुक में, देखिए तो जरा, मुझे याद नहीं है एक्चुअली, ये डायग्राम आपकी बुक में कहीं पे है या नहीं? नहीं है? इट्स ऑल राइट, फाइन। चलिए, इसीलिए मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं कि ये जो टॉप का पार्ट है यहां पर, ये दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? थम्स अप। ओके, ये है ना उसके मेल फ्लावर्स है। क्या है? ये उसके मेल फ्लावर्स है। मेल फ्लावर जो है वो पोलन ग्रेन को रिलीज करेंगे, राइट? क्या करेंगे? पोलन ग्रेन को रिलीज करेंगे।
पोलन ग्रेन नीचे जाएगी ऐसे गिरती हुई, तो कहां पर गिरेगी वो? यहां पर। मकई का जो भुट्टा है ये है, राइट? तो उसमें से बाहर निकलते हुए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये उसको यहां से गिरती हुई पोलन ग्रेन को रिसीव करेंगे। अंडरस्टूड? तो ये रिसीव करने वाला जो पूरा यूनिट है यहां से गिरता है, देखिए यहां से गिरता है, यहां पे रिसीव होता है, तो इस पार्ट पूरे को इसने बोला है टेजल्स, राइट? एक्चुअल में थोड़ा सा ऊपर चला गया है ये जो इंडिकेशन है ये थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया है। टेजल्स आर दिस, जो बाहर निकले हुए गुच्छे होते हैं वो टेजल्स है ना? सो डू रिमेंबर दैट कि वो रिसीव करते हैं, किसको रिसीव करते हैं? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन निकलती कहां से है? ऊपर के में। ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। ये इनफ्लोरेसेंस ऐसा है जो मेल फ्लावर को प्रमोट करता है, ये इनफ्लोरेसेंस ऐसा है जो फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है। तो दोनों, फीमेल फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस नीचे है, मेल फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस ऊपर की तरफ है। सो ऐसा अरेंजमेंट यहां पे कॉर्न के प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा आपको। ओके, एनी डाउट? भूज सेंटर, आई थिंक देयर इज डाउट। सर आपने जो स्ट्रक्चर अभी समझाया ना वो थोड़ा जूम करके और एक बार समझाओ ना, इसको क्लियर आया। ओके, से फॉर एग्जांपल ये मकई का प्लांट है, उसमें यहां पर वो मकई का वो कॉर्न कॉब है, उसमें से ये निकले हैं उसके टेजल्स। फाइन। ये प्लांट के ऑन द टॉप यहां पर ये जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो मेल फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस होगा ऑन द टॉप। तो ये है ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जो मेल फ्लावर ही प्रोड्यूस करता है, और ये इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो होता है फीमेल फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस। ये भी इन्फ्लोरेसेंस है, ये भी इन्फ्लोरेसेंस है। तो यहां पर मेल फ्लावर ऐसे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये मेल फ्लावर यहां पर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। पोलन ग्रेन, ये जो उसका स्टिग्मा है वो यहां पे उसको रिसीव करेगा, यहां पर जब गिरेंगे तब, थ्रू द एयर करंट, राइट? तो ये रिसीवर है एक्चुअली। ये क्या है? रिसीवर है। ये जो अपना टेजल्स है, तो हवा में वो ऐसे घूमते रहते हैं। तो जब पोलन ग्रेन रिलीज होती है तो उसको कैच करने के लिए, रिसीव करने के लिए ये उसको हेल्प करता है। रेडी? अब कोई डाउट है इसमें? ये स्ट्रक्चर के अंदर जो यहाँ पे आपको समझाया गया है। ऑल राइट। विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। विंड पोलिनेशन जिसमें ज्यादा होता है वो ग्रास यानी कि मोनोकोटिलीडोन्स की स्पीसीज है, उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। स्पेशली ग्रेन्स में, ग्रेन जो होती है उसमें ज्यादा होता है। कॉर्न भी ग्रेन ही है, व्हीट ग्रेन है, ज्वार, बाजरी, ये सब ग्रेन्स हैं। इन सब स्पीसीज में ऐसे ही पोलिनेशन होता है ना? सो ये आपको एक याद रखना है इसके अंदर। ओके, विंड का जिसमें भी पोलिनेशन होता है, जिस स्पीसीज में, यानी कि सही फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कोई भी एक कॉर्न की, सही फॉर एग्जांपल, यानी कि कोई भी अगर ग्रास की स्पीसीज के जिसमें विंड पोलिनेशन होता है, तो
उसकी इफेक्टिवनेस, पॉजिटिविटी, उसकी इफेक्ट पॉजिटिव हो, ऐसे एडेप्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे उस स्पीसीज के अंदर। तो ऐसे कौन से एडेप्टेशन है ताकि वो पॉलिनेशन बाय विंड इजीली हो जाए, पॉजिटिवली हो जाए, और पोलन ग्रेन जब बनेगी, जब रिलीज होगी, तो वो ठीक ठाक स्टिग्मा के ऊपर गिर सके। तो वेज फॉर इफेक्टिव पॉलिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैज टू बी रिमेंबर्ड। फ्लावर प्रोड्यूस नंबर 1 लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन की जो क्वांटिटी है यहां पर वो बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों? विंड का क्या भरोसा, कभी इधर उड़ेगा, कभी इधर उड़ेगा, कभी इधर उड़ेगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, है ना। सो वो ठीक जगह पे ही पहुंचा सके ऐसी कोई गारंटी ले सकता नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजेशन करवाना जरूरी है, अदरवाइज रिप्रोडक्शन अटक जाएगा, वहां से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। इसलिए यहां पर जो पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है दैट यूज्ड टू बी एट अ वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो अमाउंट इज लार्ज। ओके, नंबर 2, दे आर वेरी लाइट इन वेट एंड नॉन स्टिकी, राइट। अब उसको लाइट इन वेट रहना क्यों जरूरी है? कौन अपना दिमाग लगा सकता है? लाइट इन वेट रहना क्यों जरूरी है? वलसाड। सर ताकि वो इजीली पॉलन स्टिग्मा के पास फ्लाई होके जा सके और Yes. प्रोसेस रेस्ट, जितना ज्यादा वजन होगा हवा या विंड का, उसके ऊपर उतना कम असर होगा, है ना। तो लाइट वेट रहना जरूरी है कि उसको हवा में उड़ना है। नंबर 2, नॉन स्टिकी क्यों होनी चाहिए वो? वाई इट शुड बी नॉन स्टिकी अकॉर्डिंग टू यू? जामनगर सेंटर। सर क्योंकि वो सर वो स्टिकी होगी तो उसमें से गिरेगी नहीं। यस, अगर उसको रिलीज होना है, उड़ना है, तो स्टिकी अगर है तो उड़ ही नहीं पाएगी ना, राइट। और से फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक उड़ भी गई तो जिस सरफेस के साथ उसका एक्सीडेंट होगा वहां पे चिपक जाएगी, बाद में आगे नहीं जाएगी। सो देयर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो वो पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए यहां पर उसको लाइट वेट भी रहना है और उसको नॉन स्टिकी भी रहना है। नंबर 3, दे ऑफन possess वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन। उसका जो स्टेमेन होता है वेल एक्सपोज्ड होता है। अभी हमने देखा ना, है ना, अभी हमने कहां पे देखा था? इनफ्लोरेसेंस ऑफ कॉर्न। कॉर्न में कैसा था? उसके गुच्छे बने थे, वेल एक्सपोज, ताकि वो इसी इजीली रिसीव कर सके पोलन ग्रेन्स को, राइट। सो दे ऑफन possess वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन फॉर इजी डिस्पर्जन ऑफ पोलन इनटू विंड करंट। विंड करंट में इजीली वो मिक्सअप हो सके इसलिए। ओके, लार्ज फेदरी स्टिग्मा। देखिए हमने ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल को यहां पे इस डायग्राम के अंदर देखा था। यहां पे अगर आप देखो ऊपर, तो ये खुला हुआ मतलब वेल एक्सपोज्ड है ना। ये खुला हुआ है, देखिए ये ऐसे गुच्छा बना है ऐसे, तो ये खुला हुआ है, वेल एक्सपोज्ड है ये पूरा, राइट। दूसरा, मैंने यहां पे जो दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ये लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा, तो स्टिग्मा यहां पे फेदरी ही है, ये रहा, ये फेदरी स्टिग्मा है आपका। तो दोनों एग्जाम्पल एक ही डायग्राम के अंदर आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। सो दिस आर द स्पेशलिटी हैज टू बी into the plant which uses the wind as the pollinating agent। चलो, इसमें किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन? ऑल राइट, नाउ एबायोटिक एजेंट नंबर 2,
एंड दैट इज वाटर, है ना। वाटर बेस्ड प्लांट यानी कि एक्वेटिक प्लांट, है ना। अब पॉइंट टू बी नोटेड, जितने भी प्लांट्स हैं, आई रिपीट, जितने भी प्लांट्स हैं, मेजोरिटी ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल। मैं प्लांट की बात कर रहा हूं। मेजोरिटी ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल, वेरी फ्यू ऑफ देम आर एक्वेटिक, राइट। क्योंकि इवोल्यूशन जो प्लांट स्पीसीज का हुआ है वो टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन है। कहां पर था? टेरेस्ट्रियल मींस ऑन द लैंड है। हमने चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन में ये पढ़ा था, राइट, कि आल्गी को बाहर निकलना था, लैंड के ऊपर जाना, तो उसने सहारा लिया था, फंगस का एसोसिएशन बनाया था लाइकेन करके। उसमें से ब्रायोफाइटा लैंड के ऊपर इंडिविजुअली स्प्रेड होने वाला सबसे पहला ग्रुप बना, ब्रायोफाइटा, लैंड के ऊपर जाने वाला। तो उसका इवोल्यूशन ही लैंड के ऊपर हुआ है ना। तो हाँ, रिवर्स वे में ऑलवेज इवोल्यूशनरी जो डाइवर्जन होता है वो काफी सारे टाइम आपको देखने को मिलेगा। से फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं चैप्टर नंबर 4 में, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स, उसका इनिशियल फेज मराइन, बालानोग्लोसस से अगर चालू करो तो मराइन उसका इवोल्यूशन है। उसके बाद जो फिश की बात करो तो सबसे पहले कौन सी फिश आई थी? बोनी की कार्टिलेजिनस? कार्टिलेजिनस ओशन फ्लोर में थी। वहां से आई बोनी फिश यानी कि आई फ्रेश वाटर फिश। उसमें से आए एम्फीबिया जो पानी के बाहर निकले। उसमें से आए रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में से आए बर्ड्स एंड मैमल्स। तो वो तो पानी से निकलकर ऑन द लैंड गए ना। तो यू ऑल्सो कैन सी, देखिए मैं अभी बैकवर्ड इवोल्यूशन की बात करूं तो यू मे नो सम मैमल्स हु लिव्स इन वाटर। किसको पता है कोई ऐसा मैमल जो पानी के अंदर आपको देखने को मिलता है? जामनगर? वेल, गुड। एनी अदर? डॉल्फिन्स, गुड, है ना। सो मैमल्स होने के अलावा, उसके बावजूद, नॉट अलावा, दो दे आर मैमल्स, then also they have some adaptation, they have developed some adaptation कि वो पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ जो है उसका एडवांटेज आराम से ले रहे हैं। सेम वे देर आर बर्ड्स विच आर ऑल्सो एक्वेटिक, एक्वेटिक बर्ड्स। कोई एक एग्जाम्पल? एक्वेटिक बर्ड, यस, डक्स, ओके। पोरबंदर, सॉरी, स्वान, ओके। 100% एक्वेटिक हो जो उड़ भी नहीं पाए, ऐसा कोई? जामनगर? यस, पेंगुइन। दिस इज द फर्स्ट विच शुड कम इन योर माइंड। पेंगुइन ऐसा बर्ड जो 100% एक्वेटिक है ना। वो उड़ ही नहीं पाता है, रियल सेंस में बर्ड है पर बर्ड जैसा नहीं है, उड़ ही नहीं सकता है। इट इज कॉल्ड रेटिटी। दिस फेनोमिना कि जब बर्ड है वो बर्ड उड़ ही नहीं सकता है, दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ फ्लाई। तो फ्लाइंग कैपेसिटी जिसने लूज कर ली हो, ऐसे ग्रुप ऑफ बर्ड को, ग्रुप ऑफ बर्ड काफी सारे ऐसे हैं, आई मीन, तो दैट फेनोमिना
इज कॉल्ड रेटिटी, उसको हम रेटिटी बोलेंगे, RETITI, रेटिटी, है ना। ओके, मोर है, मोर, पिकॉक, इट कैन नॉट फ्लाई, है ना। हाँ, वो फ्लाई कर सकता है बट काफी कम हाइट तक ही वो फ्लाई कर सकता है। और एक है ऑस्ट्रिच, किसको पता है ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई? गुड। सो वो रेटिटी का एग्जाम्पल है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इनटू द माइंड कि फॉरवर्ड इवोल्यूशन एंड रिवर्स इवोल्यूशन हो सकता है, दो वे में हो सकता है ना। ओके, हम थे एक्वेटिक लाइफ में, तो एक्चुअल में प्लांट का जो इवोल्यूशन है वो ऑन द लैंड है, टेरेस्ट्रियल है, बट काफी सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट ऐसे हैं जो पीछे आकर एक्वेटिक हो गए हैं, लेकिन वो इतने सारे नहीं होते, बहुत ही थोड़े से होते हैं। सो डू रिमेंबर, एक्वेटिक प्लांट्स आर वेरी लेस देन टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल प्लांट ही ज्यादा है, एक्वेटिक प्लांट बहुत कम है। अब ऐसा क्यों कि एक्वेटिक प्लांट बहुत कम होते हैं? वाई? आपको सोच के उसका आंसर देना है, क्यों एक्वेटिक प्लांट्स आर लेस? वलसाड। सर मे बी पानी में ऑक्सीजन कम होता है इसीलिए। ओके, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो खुद बना लेंगे। आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। जामनगर। Sir, sunlight. ओके सर, सनलाइट, गुड। क्योंकि वो पानी के अंदर अगर होंगे तो उसको जो रिसीव होने वाली सनलाइट होंगी उसकी इंटेंसिटी हमेशा कम होगी। आई होप यू आर गेटिंग माई परफेक्ट पॉइंट व्हाट आई एम इंडिकेटिंग। हाई इंटेंस सनलाइट तो उसको भी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सनलाइट वाटर में से पास होके उसको मिलेगा, तो उसको वो ज्यादा मजा नहीं आता है उसमें। सो बहुत ही कम प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर के अंदर है, एंड ऐसे में ही ये पॉसिबल है कि जहां पर एबायोटिक एजेंट वाटर होगा। फाइन। सो पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, राइट? उसको क्या हम बोलेंगे? हाइड्रोफिली। इट इज वेरी रेयर, limited to about only 30 genera, and mostly they are monocotyledon. एग्जाम्पल जो यहां पे सेट है आपके सामने, दैट इज वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रीला, विच आर फ्रेश वाटर प्लांट, एंड जोस्टेरा, मराइन algae, है ना, सी ग्रास जिसको हम बोलेंगे, सी ग्रास, रेड algae है जोस्टेरा। कैसी है? रेड algae है जोस्टेरा, उसको सी ग्रास भी बोलते हैं। ओके, सो वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा। वेलिस्नेरा एंड हाइड्रिला फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं, जोस्टेरा होता है मराइन वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर। फाइन, ओके। बट इन लोअर प्लांट्स वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द मेल गैमेट्स. Distribution of some bryophytes and pteridophytes is limited because they need water for transport of male gametes and fertilization. आई थिंक मैंने जब रिवीजन करवाया होगा आपको ब्रायोफाइट का एंड टेरिडोफाइट का, दोनों का, किनको किनको याद है कि मैंने उसको बोला था कि जब भी उसको रिप्रोडक्शन करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें मेल गैमेट के ट्रांसफर के लिए उसको वाटर कंपल्सरी रिक्वायर्ड है। किसको याद है ये फिनोमेना? ऑल राइट, सो ये रिपीट करके यहां पे आपको यादी दी गई है। वंस मोर दे हैव रिमाइंडेड दैट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम
ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, उसमें से ये लाइन निकाल कर यहां पे रखी है। इन लोअर प्लांट का मतलब होता है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। इन लोअर प्लांट वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट। मेल गैमेट का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर से ही होता है। तो ये रहा एबायोटिक एजेंट वाटर। तो वहां पे आप जिसको बोलता ना जरूरी नहीं है इंडिकेट करना, ये कंपलसरी रूल हो गया, वहां पे वाटर ही पॉलिनेटिंग एजेंट है, राइट। ओके, वो लोअर प्लांट की बात है, वहां पे पोलन ग्रेन नहीं होता है। ये रिमाइंडर दे रहा हूं, वो पोलन ग्रेन नहीं है, वो मेल गैमेट है। देखिए मेल गैमेट है, मेल गैमेट, दे आर नॉट पोलन ग्रेन, राइट। सो ये एक याद रखने वाला डिफरेंस का पॉइंट है। सो टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स दोनों में मेल गैमेट का ट्रांसफर, उसका जो मोड है वो वाटर ही है, पानी से ही ट्रांसफर होता है। हम हालांकि मेल गैमेट की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट पोलिनेशन, राइट। तो इसको अलग करना है पॉइंट्स को, तो इसलिए आपको याद करके समझाया है कि आपने वहां पे जो पढ़ा था वो मेल गैमेट के बारे में था, पोलिनेशन के बारे में नहीं था, इसलिए यहां पे ये पॉइंट दिया गया है। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट बेटर वे। ओके, गुड। ऑलराइट, तो अब ये दो पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ आएगा फ्रेश वाटर वाली जो प्लांट्स है वेलिस्नेरिया, उसके लिए, है ना। तो मेरे बैक यार्ड में अगर आप देखें, बैकग्राउंड में अगर आप देखें, तो वहां पे आपको एक सरस मजाना पिक्चर दिख रहा है। दिखा सबको परफेक्टली? ये सेम टू सेम फिगर आपको मिलेगी आपके बुक के अंदर, देखिए तो जरा, मिली या नहीं मिली? ओके, मर गई या नहीं मरी? चलो, 2 3 4 सेंटर है उस सबको मर गई है, बाकी सब अभी गोत रहे हैं। सबको मिल गई है तो हैंड रेज कर दीजिए, मुझे पता चले। ओके, गुड, चलो फाइन। तो सबको मिल गई है ऐसा सोच के मैं आगे बढ़ता हूं। ये ऊपर आपको यहां पर दो प्लांट्स है, दो प्लांट, ये वाला मतलब आप अगर सामने देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा ये वाला प्लांट, उसमें लिखा है मेल फ्लावर, देखिए तो मिल गया आपको मेल फ्लावर। ओके, ये जो डायग्राम है इस साइड का, उसमें यहां पर एक स्प्रिंग जैसा फीमेल फ्लावर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। मिल गया? ऑल राइट, चलिए। तो अगर आप देखोगे कि यहां पर लेंथ में LENGH लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, लेंथ में जो स्टॉक होता है फ्लावर का स्टॉक, फीमेल फ्लावर का स्टॉक लंबा है, मेल फ्लावर का स्टॉक छोटा सा है, देखिए मिल गया। ओके, अब बात कर रहा हूं कि मेल फ्लावर के, आपको जो देखना है वो मेल फ्लावर को देखना है। मेल फ्लावर के अंदर ये जो है यहां पर, उसमें से कुछ पार्ट अलग होने के बाद ऊपर की तरफ ऐसे देखिए फ्लोट हो रहे, ऊपर की तरफ जा रहे। मिल गया? यहां पे है ये रहा यहां पर, है ना, वो उसकी पोलन ग्रेन्स है। क्या है? पोलन ग्रेन्स है वो। रेडी? मिले? ओके, तो वो जब मैच्योर्ड होगी, डेहेसेंट होगी मींस फटेगी, अलग होगी,
तो उसमें से वो फ्लोट होके कहां पर चली जाएगी, ऊपर के, वो तो पार्ट है किसका, प्लांट का। प्लांट अगर आप तोड़ के पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा, वो फ्लोट ही करेगा ना सरफेस के ऊपर। तो पोलन ग्रेन जैसे ही उसकी रिलीज होती है, कहां पर आ जाएगी, सरफेस के ऊपर। कहां पर आ जाएगी, सरफेस के ऊपर। ओके, अब फीमेल फ्लावर की बात करूं। फीमेल फ्लावर को अगर पोलन ग्रेन्स चाहिए तो पोलन ग्रेन तो ऊपर सरफेस के ऊपर है, पोलन ग्रेन नीचे की तरफ तो आएगी नहीं वहां पर, तो उसको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए उसका स्टॉक जो है वो कैसा है, इलोंगेटेड, लंबा है। उसमें एक स्पेशलिटी है, वो स्प्रिंग जैसा होता है, स्पाइरली कोइल्ड होता है। कैसा होता है, स्पाइरली कोइल्ड होता है। जब वो मैच्योर्ड होता है ना, रेडी टू एक्सेप्ट द पोलन ग्रेन, तब वो रिलीज होता है। उसका जो वो कोइल होता है ना, वो कोइल रिलीज होता है, डीकोइल होता है, ताकि वो ऊपर की तरफ हो। तो पूरा फ्लावर जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखिए वो आपको मिलेगा यहां पर, ये फ्लावर ऊपर की तरफ गया, ये रहा, देखिए फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर सरफेस के ऊपर चला आता है। उसकी जो स्प्रिंग है ना, पॉइंट टू बी नोटेड नाउ, चलिए यहां पर उसकी जो स्प्रिंग है वो खींचेगी, रिलीज होगी, खींचेगी, रिलीज होगी, खींचेगी, रिलीज होगी, ऐसे मूवमेंट करेगी। उससे क्या होगा, वाटर के ऊपर की जो सरफेस है वहां पर ऐसे वेव्स क्रिएट होंगे, वेव्स ऐसे, है ना, वेव्स क्रिएट होंगे। और वेव्स का एक रूल होता है, वेव्स की जो डायरेक्शन होती है ना, कोई भी फ्लोटिंग चीज उसके ऊपर रख दो तो वेव्स की डायरेक्शन से उल्टी दिशा में हो जाएगी। वेव्स का वो रूल है। किसी को पता है ये? ओके, गुड। तो से फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है और ये सरफेस है। तो सरफेस के ऊपर उसकी जो ऐसी स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, वो ऐसे कंटिन्यूअस ऐसे उसको खींचेगा, रिलीज कर देगा, खींचेगा, रिलीज कर देगा। उससे क्या होगा, यहां पे ऐसे वेव्स क्रिएट होंगे, ऐसे वाटर के ऊपर ऐसे वेव्स क्रिएट होंगे, ऐसे ऐसे। अब यहां पर जो से फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन है, यहां पर से फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन है, तो वेव्स की डायरेक्शन ये सेंटर है, सेंटर से ऐसे डायरेक्शन है, वेव्स की डायरेक्शन ये है, ये है, राइट। तो पोलन ग्रेन जो है उससे उल्टा जाएगी, मतलब यहां पर आएगी। तो ये एकदम बढ़िया सा नेचर के रूल का यूज करके, यहां पर प्लांट का दिमाग नहीं है, फिर भी उसने दिमाग लगाया है। देखिए मस्त दिमाग लगा के उसने पोलन को कैसे रिसीव करे, उसका एक मस्त जुगाड़ किया है ना। तो ऐसे यहां पर ये फीमेल फ्लावर जो है, वो फीमेल फ्लावर फ्लोटिंग करता है, राइट, और उसमें वो पूरे वेव्स क्रिएट करेगा एंड रिसीव करेगा पोलन ग्रेन को। तो वेलिस्नेरिया के अंदर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा इवोल्यूशन का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। सो इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर reaches to the surface of water by very long stalk, and male flowers or pollen grains are released on the surface of water. They are carried by water currents and reach to the female flowers. मैंने पूरा उसको इलाबरेट करके समझाया, उसको बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में यहां पर आपके सामने रखा हुआ है ना। बहुत ज्यादा डीप में वहां पे समझाया नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं है ज्यादा, बट मैकेनिज्म उसका बहुत ही स्ट्रांगली एडवांस्ड है ना। यस, अहमदाबाद सेंटर, एनी प्रॉब्लम? मतलब वो रिसीव कैसे करेगा? वॉइस नहीं बेटा, वॉइस नहीं आ रही आपके मेरा। वो वेव वाला मुझे समझ नहीं आया, तो आप एक्सप्लेन वेव वाला समझ में नहीं आया, ओके। ये फीमेल फ्लावर जो होता है वो उगा है यहां पर,
ये उसका स्टॉक है, स्टॉक कोयल जैसा है, राइट। तो कोयल को वो खींचेगा, खींचने के बाद रिलीज करे तो फ्लावर क्या होगा, ऊपर आएगा, फिर से खींचेगा तो ये वो क्या एक्चुअली करना क्या है हमें। सही फॉर एग्जांपल ये सरफेस है वाटर की, वाटर की ये सरफेस है, आप वह सुन लीजिए। अब नीचे से मैं किसी को चीज को ऐसे करूंगा, ऐसे 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 नीचे से मारूंगा तो क्या होगा, ऊपर वेव्स क्रिएट होंगे कि नहीं। सेम फिनोमेना यहाँ पे लागू होता है। ये स्टॉक खींचेगा रिलीज कर देगा, खींचेगा रिलीज कर, तो ये फ्लावर ऊपर ये सरफेस के साथ जब टच होगा ना, ऐसे टच, तो वो वेव्स क्रिएट करेगा। फिर से ये फ्लावर को वो फ्लावर को खींच लेगा, बाद में रिलीज करेगा ऐसे, तो वो फिर से वो वेव्स को क्रिएट करेगा, है ना। आई होप आई एम वेरी क्लियर नाउ। ऑल राइट, गुड। Now let us come to second example, that is of sea grass. ये marine organism है ना। Female flowers remain submerged in water. यहाँ पे फीमेल फ्लावर क्या था, ऊपर आ रहे थे, सरफेस के ऊपर, राइट। अब ये जो है सबमर्ज मतलब अंदर ही रहते हैं, डूबे हुए ही रहते हैं, सबमर्ज्ड ही रहते हैं। पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। यहां पे पोलन ग्रेन को मॉडिफाई हुआ है। मॉडिफाई किसने किया है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मॉडिफाई होकर कैसा बन गया है, वेरी लॉन्ग एंड रिबन लाइक हो चुका है। दे आर कैरिड इनसाइड द वाटर एंड रीच टू द स्टिग्मा। अब यहां पे पोलन ग्रेन जाएगा अंदर, राइट। पोलन ग्रेन जो है वो रिबन जैसा है, तो वाटर करंट जब आएगा तो रिबन उसके ऑपोजिट साइड में अंदर की तरफ जाएगा। सो दैट वे इट इज गेटिंग ट्रांसफर। सो ये रिबन लाइक पोलन ग्रेन का मॉडिफिकेशन आएगा आपका सी ग्रास के अंदर। एंड फीमेल जो फ्लावर है उसका स्टॉक है, राइट, वो मॉडिफाई होकर वेलिस्नेरिया के अंदर पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए वेव्स को फॉर्म करता है। तो ये दो सुपर स्पेशल एडेप्टेशन जो है ऐसे प्लांट में देखने को मिलते हैं जहां पर एबायोटिक एजेंट वाटर है पॉलिनेशन के लिए। ऑल राइट, इसमें किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। ऑल राइट, द पोलन ग्रेन्स of most of the water pollinated species have mucilaginous covering. अब एडेप्टेशन की बात, जैसे हमने एयर करंट में जिस पोलन ग्रेन को रिलीज होना था उनको ड्राई रखा था, लाइट वेट रखा था, नॉन स्टिकी रखा था, तो यहां पे उसकी स्पेशलिटी क्या है देखिए। अगर उसको वाटर के अंदर रहना है, क्योंकि पोलिनेटिंग एजेंट कौन है, वाटर, तो उसको रहना किसके अंदर पड़ेगा, वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जो भी सेल्स है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू algae, उसका इवोल्यूशन जो है एक्वियस है, एक्वेटिक है, तो वो पानी के अंदर ही रहते हैं। तो उसको उसके जो बॉडी सरफेस है सेल की, राइट, उसके ऊपर सेल वॉल तो है, लेकिन उसके ऊपर भी एक एडिशनल लेयर रहता है फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन। तो यहां पे ऐसा पोलन ग्रेन के ऊपर भी ऐसा एक प्रोटेक्टिव लेयर होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो एक्वियस इकोसिस्टम का पार्ट है, इसलिए। तो म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। म्यूसिलेज का मतलब क्या होगा, किसको पता है? म्यूसिलेज का मतलब क्या होगा, किसको पता है? जामनगर। सर वो बिल्कुल स्टिकी होता है। सॉरी,
ओके, म्यूकस जैसा स्टिकी होना, ट्रू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहमदाबाद, इसके ऊपर म्यूकस की कवरिंग होती ओके, म्यूकस की एक कोटिंग होती है, राइट। पोरबंदर, सर जिलेटिनस शीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो हमने वो चैप्टर 2 में पढ़ा था एनाटॉमी। यस, जिलेटिन की कोटिंग होती है, राइट। म्यूसेलिजिनस कोटिंग होती है, म्यूकस जैसा। ओके, अब मैं आता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8, प्रोकैरियोटिक सेल, जिसका ग्लाइकोकेलिक्स दो टाइप का होता है, या तो कैप्सूल है या म्यूसिलेज, या तो कैप्सूल है और या तो म्यूसिलेज है, म्यूकस लेयर होता है, तो वो सॉफ्ट होता है, राइट। एक टफ होता है, एक सॉफ्ट होता है। तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जिसके अंदर वो टफ होता है, और ऐसे कैसे बैक्टीरिया है, कौन से बैक्टीरिया से है जिसमें वो सॉफ्ट होता है, जिलेटिनियस होता है? किसी को याद है? मैंने आपको समझाया था एक बार। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की दो कैटेगरी है, वो याद है? ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दो, इवोल्यूशन के हिसाब से देयर आर टू कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया। पोरबंदर, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। ओके, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। ओके, अब वो दो कैटेगरी ऑफ ग्लाइकोकेलिक्स कहां पे लागू हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक एप्लीकेशन? आर्कीबैक्टीरिया में कौन से टाइप का ग्लाइकोकेलिक्स होगा? यूबैक्टीरिया में मोस्टली कौन से टाइप का ये उसका बाहर का जो कवरिंग होता है प्रोटेक्टिव, वो हो सकता है? आर्कीबैक्टीरिया में कैप्सूल लाइक थिक कवरिंग होगा और यूबैक्टीरिया में स्मूथ स्लाइड। दोनों हो सकते हैं यूबैक्टीरिया में, राइट। आर्कीबैक्टीरिया में ऑलवेज कैप्सूल होता है, यूबैक्टीरिया में दोनों हो सकते हैं। देयर आर मेनी विच आर हैविंग कैप्सूल and there are many which are having the soft mucilaginous cover. Just for the sake of recall the information, वो सिर्फ मैंने आपको उसको रिकॉल करवाया है, डोंट वरी, है ना? ओके, ये यहां पे कोई उससे डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, इस पॉइंट को और उसको कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड रिकॉल करना जरूरी है, ताकि हम उसको इवेपोरेट नहीं कर दे दिमाग से। ऑल राइट, सो म्यूसिलेज की कवर होती है यहां पर, बिकॉज वहां पे उसका एक्वेटिक एनवायरमेंट में उसको जिंदा रहना है, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखता है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट आर हाइड्रोफिली, सभी में हाइड्रोफिली नहीं होती है, राइट। काफी में एयर करंट भी होता है। से फॉर एग्जाम्पल लोटस, तो लोटस जो होता है वो तो पानी के ऊपर है, एक्सपोज टू एयर, तो वहां पे एयर ज्यादा इजी रहता है उसको, तो पॉलिनेशन बाय एयर इज सीन इन लोटस प्लांट। तो लोटस प्लांट एक्वेटिक है, फिर भी वो पॉलिनेशन के लिए एयर करंट को ही यूज करेगा, या तो वेक्टर होगा उसमें, राइट। So not all aquatic plants are haidrophily. In most of the aquatic plant, that is water hyacinth, the water lily, etc., the flower emerges above the level of water. पानी के ऊपर ही वो निकलते हैं। जैसे मैंने लोटस का बोला, वैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल जो है, water hyacinth and water lily, दो एग्जाम्पल है। तो their flower emerges above the level of water and entomophily और एनीमोफिली वहां पे देखने को मिलती है।
एंटेमोफिली का मतलब होता है, एंटेमोफिली इसका मतलब होता है बाय इंसेक्ट, और एनिमोफिली, एनिमोफिली का मतलब होता है बाय एयर करंट। तो एबायोटिक एजेंट वाटर कब होगा? जब उसका फ्लावर पानी के अंदर सबमर्ज्ड होगा। डू रिमेंबर दिस, राइट? तो हमें याद क्या रखना है बेस्ड ऑन दिस कि एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं अगर उसके फ्लावर सबमर्ज्ड है या उसके फ्लावर ऑन द सरफेस है, राइट? तो सबमर्ज्ड है तब वो बाय वाटर पोलिनेशन करेगा, राइट? यहां पे पोलिनेशन होगा either insects or air current. तो not all aquatic plant uses water for pollination. There are many which are using insect or air current, है ना? So ये भी एक important पैरामीटर है जो यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा while you are understanding the water as a pollinating agent in aquatic plants. चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है? एक और हाइलाइटिंग पॉइंट यहां पे लास्ट में दिया है, विंड एंड वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर जो होते हैं उसमें ना कोई कलर होते हैं और ना उसमें कोई नेक्टार होता है, राइट? कलर अट्रैक्ट करने के लिए होता है, किसको? वेक्टर्स को। नेक्टर जो होता है फ्लावर के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए होता है, किसको? वेक्टर को। यहाँ पे वेक्टर कोई ऑर्गेनिज्म है ही नहीं जिसको अट्रैक्ट करना है। वाटर को कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता है ना? एयर को कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता है ना? वो सिर्फ, वो कौन सा मूवी आया था भूल गया मैं, रणबीर कपूर का, ब्रह्मास्त्र। हाँ, उसी में ऐसे करके अग्नि को ऐसे अट्रैक्ट करता है। एक होता है वो एयर को वो कंट्रोल करता है ऐसे करके, बस वो मूवी में अच्छा लगता है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, कोई अट्रैक्ट उसको नहीं कर पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है ना? सो यस, ऐसे करके ऐसे देखा है, ऐसा करके सूरत, है ना? देखनी चाहिए, मूवी देखनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स इतना बड़ा गुनाह नहीं कर लेते हो अगर कभी कभी देख लेते हो तो। ये आफ्टर ऑल एक बार जिंदगी मिली है भैया, कभी कभी उसको भी एंजॉय करना चाहिए, है ना? All right, so wind and water pollinated flower have no strong colors, no strong odors, सुगंध नहीं है उसके अंदर, और ना कोई नेक्टर नाम की चीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसको कभी भी किसी भी वेक्टर को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? रेडी? कोई डाउट है अब तक? कोई डाउट है? Now comes the animals. Abiotic factor
में से निकलकर अब हम आ रहे हैं बायोटिक फैक्टर के अंदर, जहां पर एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है एनिमल्स, राइट। एनिमल्स अगर है तो उसको जूफिली बोलेंगे, एनिमल्स अगर है तो उसको जूफिली बोलेंगे। लेकिन एनिमल किंगडम में हम स्टार्ट करते हैं एनिमल को पोरीफेरा से लेके मेमल्स तक, है ना। तो उसमें कितनी सारी कैरेक्टरिस्टिक है, कितने सारे ग्रुप्स है, कितने सारे फाइलाज है, कितने सारे डिविजन्स है, कितने सारे क्लासेस, डेफिनेटली क्लासिफिकेशन में हमने पढ़े हैं। तो यूज बाय मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये सबसे बड़ी मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो ये मेथड को यूज करते हैं, ए बायोटिक एजेंट को नहीं, बायोटिक एजेंट को यूज करते हैं। वो किन को यूज करते हैं? बायोटिक एजेंट को। सबसे सिंपलेस्ट रीजन मैं आपको समझाऊं, आपको समझना है ना। बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंसिबल होता है, जिसके पास सेंस होती है। आई एम राइट और रॉन्ग? आई एम राइट और रॉन्ग? सेंस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस वाले होते हैं, उनको पता चलता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, है ना। ओके, अब उसके सामने अगर मैं एबायोटिक एजेंट का नाम लूं, से फॉर एग्जांपल एयर या वाटर, उसमें कोई सेंस नहीं होती है, वो तो जो बीच में आएगा उसको उठा लेगा, है ना। अगर वावाजोड़ा है और बीच में आप आ गए तो आप भी चले जाओगे उसके भेगे भेगे, है ना। तो वो तो सबको उठा लेगा, जो उसकी जपेट में आया वो गया। इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी, पॉइंट टू बी नोटेड, एफिशिएंसी मतलब इसको मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, तो मुझे एफिशिएंसी चाहिए, रैंडमनेस नहीं, एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी कब आएगी? जब मुझे पता है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मुझे ए से बी में जाना है। ऐसी सेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होती है, नॉन लिविंग के पास नहीं होती है। फ्लावरिंग प्लांट को क्या होना है? डोमिनेंट। फ्लावरिंग प्लांट को क्या करना है? श्योर शॉर्ट पॉलिनेशन। अगर श्योर शॉर्ट पॉलिनेशन करना है तो उसको क्या चाहिए? एफिशिएंट मीडियम। एफिशिएंट मीडियम चाहिए तो उसको यूज क्या करने पड़ेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिसको सेंस है कि मुझे यहां से लेके यहां जाना है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर यूजिंग बायोटिक एजेंट एंड नॉट नॉन एबायोटिक एजेंट। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, है ना। सबको पता चल गया मैंने जो समझाया पॉइंट वो, है ना। सो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर यूजिंग एनिमल्स एज दी बायोटिक एजेंट। अब कौन से एनिमल्स, पूरा लिस्ट है आपकी बुक के अंदर, देखिए। bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds like sunbirds and hummingbirds, bats, primates like lemur, arboreal जो mammals होते हैं, which are tree dwelling rodents, reptiles like greco lizard and garden lizard, etc. हाँ, लंबी लिस्ट है थोड़ी। तो इतने सारे एनिमल्स इस एक्टिविटी में कहीं ना कहीं पर प्लांट्स को पोलिनेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, जब इंसेक्ट पोलिनेशन करता है तो उसको हम बोलेंगे एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या बोलेंगे हम? एंटोमोफिली। okay, so particularly bees are most common. Pollination by insects in entomophily
एंड एंटोमोफिली में बीज जो है, बीज मक्खी, मधमाखी, स्पेशली हनी बी, दे आर मोस्ट प्रोमिनेटिंग, मोस्ट कॉमन pollinating agent. Do remember approximately 90% of flowering plant are pollinated by honeybee, right? Often flowers of animal pollinated plants are specially adapted for a particular species of animals. Very important. Very important point. Right? There are many examples कि जहां पर पर्टिकुलर प्लांट की स्पीसीज में पोलिनेशन के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल स्पीसीज यूज होती है, दोनों का इवोल्यूशन एक साथ होता है, को इवोल्यूशन बोलेंगे हम उसको। क्या बोलेंगे? को इवोल्यूशन। तो पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज में पर्टिकुलर एनिमल की स्पीसीज ही पोलिनेशन करेगी। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल आपको सीखने हैं आगे जाके, लास्ट चैप्टर्स के अंदर जो इकोलॉजी का चैप्टर होगा उसमें मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा समझाऊंगा। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ insect pollinated flower, right? एंटोमोफिली, इंसेक्ट पोलिनेशन, एंटोमोफिली अगर करनी है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। किसको? फ्लावर को। तो वो जो स्पीसीज होगी उसके जो फ्लावर्स होंगे उसके अंदर कितनी सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर का होना जरूरी है वो यहां पे लिखा है। पहला, लार्ज, वेरी कलरफुल, बहुत ही मस्त से फ्रेग्रेंस वाले, एंड रिच इन नेक्टार। नेक्टार मतलब उसके अंदर मीठा सा एक रस होता है, उसको नेक्टार बोलते हैं। सो लार्ज फ्लावर होना, कलरफुल होना, फ्रेग्रेंट मतलब सुगंधी होना, एंड रिच इन नेक्टर होना, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर ये है तो इंसेक्ट दौड़ते दौड़ते आएंगे उसके पास। क्यों आएंगे? नेक्टर के लिए आएंगे। किससे आएंगे? या तो सुगंध से आएंगे या कलर से आएंगे। बड़ा इसलिए ताकि दूर से देख सके वो, है ना, तो साइज में बड़ा इसलिए ताकि दूर से दिखाई दे, कलरफुल ताकि अट्रैक्ट कर सके, फ्रेग्रेंटफुल ताकि अट्रैक्ट कर सके, एंड रिच इन नेक्टर ताकि उसको वो लालच दे सके खाने का कि आप मुझे खा, ऐसा करके, है ना। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द फ्लोरल रिवर्ड टू द पोलिनेटर फॉर द पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए अब से फॉर एग्जाम्पल किसी को किसी ने शायद देखा हो कि अगर आपको वो स्ट्रीट होती है उसमें वो छोटे छोटे पप्पी होते हैं, है ना, सीजन ब्रीडिंग होती है तो छोटे पप्पीज होते हैं, तो अगर उसके साथ खेलना हो, अगर उसके साथ खेलना हो तो उसकी मम्मी का थोड़ी आपको वो ऐसे करेगी, चल आजा बेटा खेल ले इसके साथ, वो तो अड़ने भी नहीं देती है। पता है ना किसको किसको पता है। तो अगर हमें फिर भी उस पपी के साथ खेलना है तो हम क्या करेंगे? रोटी या दूध लेके जाएंगे एंड वी ऑफर इट टू द मदर। तो वो मदर आपको इजीली वहां पे अलाउ करेगी कि आप उसके बच्चों के साथ खेलो, है ना। तो बाद में हम क्या करेंगे? पूरी ऐसी टोड़ी बना लेंगे, 4-5 ऐसे बच्चे होते हैं ना स्ट्रीट के अंदर, वो 4-5 वो गलुड़िया होता है तो वो भूरा मारा ने काड़ियो तारू ने, है ना, याद है ना, कोने कोने याद है? सो यू आर सपोज टू गिव रिवॉर्ड, व्हाट आई मीन, आपको उसके लिए उस पपीज की मदर को क्या देना पड़ा था? दूध पिलाना पड़ा था, शीरा खवड़ाना पड़ा था, रोटी देनी पड़ी थी, तब जाके आपको पपीज के साथ खेलने को मिला था। सेम वे फ्लावर खिला है लेकिन पोलिनेटिंग एजेंट यानी कि इंसेक्ट वहां पे तब आएगा जब उसको वहां पे खाना मिलेगा। तो उसके लिए खाना क्या है? 2 चीज है, एक खुद पोलन ग्रेन
और दूसरा है नेक्टर। तो ये लिखा है यहाँ पे कि पोलन ग्रेन एंड नेक्टर दिस आर टू ऑफरिंग, जो फ्लावर उसको ऑफर करता है कि चल बेटा आके खा ले, है ना, तो वो रिवॉर्ड है उसके लिए पॉलिनेशन करने के लिए कि तू मुझे पॉलिनेशन करके दे, मैं तुझे ये 2 चीज दूंगा, खा पी और ऐश कर, है ना। स्मॉल फ्लावर अगर है तो फॉर्म इनफ्लोरेसेंस टू मेक देम विजिबल। अगर स्मॉल फ्लावर है तो इनफ्लोरेसेंस बड़ा होगा ताकि दूर से देख सके। अगर लार्ज फ्लावर है तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर लार्ज फ्लावर है तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर स्मॉल फ्लावर है तो उसका इनफ्लोरेसेंस कैसा होगा, लंबा एंड घना, बहुत ही मोटा सा, ताकि दूर से आप उसको देख सको। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स। देखिए फ्लाइज एंड बीटल्स, ये फ्लाई मतलब रेगुलर माखी होती है ना, मक्खी जिसको आप बोलते हो। बी मतलब हनी बी एंड फ्लाइज मतलब घर में उड़ती हुई माखी होती है, वो नहीं गटर में बैठती है, छी में बैठती है वो। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसी होती है ना, कि जो भी मिलेगा उसके ऊपर वो बैठ सकती है। हारा माना जो बैठते हैं वहां पे भी बैठेगी, एंड जहां पे हम वी फील अनकंफर्टेबल, वहां पे उसको मोस्ट कंफर्टेबल फील होता है। जहां पे हम डिस्कंफर्ट फील करेंगे उस जगह पे उसको मोस्ट कंफर्टेबल फील होगा, है ना। तो ऐसी जगह जहां पे बहुत ही बढ़िया सी स्मेल आती हो, सड़ा हुआ कुछ चीज पड़ा हो, एक्सक्रीटा यानी कि छी ये सब पड़ा हो, वहां पे ये फ्लाइज उसको वहां पे उसको फ्रेग्रेंस लगती है, वो हमें जो वास लगती है वो उसको स्मेल लगती है। इतना डिफरेंस है हम में। तो अगर इसको यूज करना है पोलिनेटिंग एजेंट, एज ए पोलिनेटिंग एजेंट अगर फ्लाइज को यूज करना है तो वो फ्लावर भी ऐसी ही सुगंध प्रोड्यूस करेगा, सुगंध नहीं सॉरी दुर्गंध, है ना, वो ओडर, है ना। डीओडरेंट, हम जो स्प्रे लगाते हैं डीओडरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीओ स्प्रे। डीओ एब्रीवेटिव फॉर्म है, इलाबरेट करो आप तो डीओडरेंट है। ओडरेंट, ओडर मतलब खराब वास, उसको ओडर बोलते हैं। तो फ्लावर यहां पे ओडर प्रोड्यूस करेगा, खराब वास प्रोड्यूस करेगा। क्यों? टू अट्रैक्ट दीज एनिमल, बीटल्स, फ्लाइज। बीटल्स की स्टोरी पता है? बीटल्स की स्टोरी, मेल बीटल जो होता है फीमेल बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर नहीं देता है, वो एनिमल के एक्सक्रीटा होते हैं ना, उसके छोटे छोटे गोले बनाता है। जो सबसे बड़ा वो बोल बनाएगा ना, फीमेल उसके तरफ अट्रैक्ट होती है ना। तो छाण होता है गोबर, उसका वो ऐसा बॉल बनाएगा, तो उसको उसी के साथ खेलने में मजा आता है, वो उसका फेवरेट आइटम है खेलना, है ना। तो वो उसमें से अब सुगंध तो आएगी नहीं, ऑर्डर ही आएगा, तो वो ऑर्डर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहां पे भी ऑर्डर प्रोड्यूस होती है। तो द फ्लावर ऑफ पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट वेरी फॉल ऑर्डर, फॉल मतलब खराब वास प्रोड्यूस करते हैं। नाउ द पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्टिकी, यहां पर पोलन ग्रेन जो होती है वो स्टिकी होती है, ये उसकी स्पेशलिटी, क्योंकि चिपक जाएगी तभी वो वेक्टर के साथ चिपकेगी, वेक्टर की बॉडी के साथ तभी चिपकेगी जब वो स्टिकी होगी, राइट। तभी उसका एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर होना पॉसिबल रहेगा या तो बनेगा। ओके, व्हेन द एनिमल कम्स इनटू द कांटेक्ट विथ द एंथर एंड द स्टिग्मा, पहले एंथर के पास जाएगा खाना खाने के लिए, तो उसकी पोलन ग्रेन उसकी बॉडी के साथ चिपक जाएगी। अब वो दूसरे फ्लावर के पास जाएगा, उसके स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा, इट्स बॉडी गेट्स पोलन ग्रेन्स, है ना। When it comes into the contact with the stigma, it resulting into the pollination.
एक फ्लावर की उसने एंथर से पोलन ग्रेन को कलेक्ट किया, उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाएगा, उसकी स्टिग्मा के ऊपर उसने उसको एस्टैब्लिश कर दिया। तो ऐसे वो पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। सिंपल सा लॉजिक है ये। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। फाइन। सो अभी हम कंटिन्यू करेंगे एनिमल्स का जो पॉलिनेशन का जो पार्ट है उसी को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक बने रहिए अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति पर। राइट। हैव ए नाइस डे। सत श्री अकाल। बाय बाय। गुड नाइट। शब्बा खैर।